बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जो मैंने आज टॉपिक चूज़ किया है वो है अफ़गान बाशिंदे इस्लामाबाद के पोश इलाकों में इनका डेरा, यानी अफ़गान बाशिंदे इस्लामाबाद के पोश इलाकों में रहते हैं और ये बड़ा हसास मामला है। और मैं अपनी इस विला के ज़रिए अगर कोई मुझे सुन रहा है, कोई हुकूमती अहदेदार, इस पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अफ़गानियों का रहना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मैशियत पे, पाकिस्तानी इकॉनमी में, पाकिस्तान में जो महंगाई का जो एक उरूज है उस पर काफ़ी असरअंदाज हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, इस्लामाबाद में काफ़ी ढेर सारा पोश इलाके हैं, बहुत महंगा इलाके भी है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता है, लेकिन जो मेन पोश इलाके हैं, सेक्टर जो है ना, वो है F10, F9, F8, F6 और F7। सो जो इलाके मैंने आपको बता दिया, जो सेक्टर मैंने बता दिया, यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन भी रहते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, हमारे जजेस भी रहते हैं और फॉरनर भी रहते हैं, जिसमें उनके एम्बेसीज भी होते हैं और जो एम्बेसडर होते हैं वो भी रहते हैं। ये बहुत असास इलाका है, लेकिन इन इलाकों में अफ़गानियों का रहना और उनके अपना डेरा डालना ये सवालिया निशान है। यहाँ पे जो जिस गेस्ट हाउस में मैं रह रही थी वो इलाका था, वो सेक्टर था FA3 में। जो जिस भी मैंने जिक्र कर दिया गेस्ट हाउस में रह रही थी, मैंने देखा पहला दिन तो क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, रात को पता नहीं चलता। अगला दिन मैंने देखा बड़ा शोर शराबा है, बच्चे खेल रहे हैं सहन में और कुछ ऐसे ही लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे। जो मैंने बाहर देखा तो मुझे ये लगा कि तो अफ़गानी लोग हैं। सो मैंने उस दिन तो ऐसे ही इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरा दिन भी इसी तरह शोर शराबा, आ रहे हैं जा रहे, तोलियों के हिसाब से फैमिलीज़ हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मैंने दरियाफ़्त किया जो रिसेप्शन में गेस्ट हाउस में जो उनके मैनेजर था, तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं और ये मैंने कहा ये तो अफ़गानी है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वो अफ़गानी है जो सुकूत काबुल के बाद ये अफ़गानिस्तान छोड़ चुके हैं। और आपको याद होगा मेरे दोस्तों, जो जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफ़गानिस्तान में और काबुल में, जब अमेरिका ने छोड़ कर गए थे। और आपको याद ये भी होगा कि एक जहाज़ हमने उसके वीडियो देखा था, न्यूज़ में भी आया था कि अफ़गानियों से भरा हुआ है और वो जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करना चाह रहा है, लेकिन लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कुछ जहाज़ के ऊपर भी लटके हुए हैं, कुछ जहाज़ के नीचे भी है, भाग रहे हैं, शोर शराबा है, कि अफरा तफरी का आलम है। और ये भी देखने में आया कि जो जहाज़ टेक ऑफ कर दिया उसके ऊपर से दो तीन लोग भी गिर गए और हलाक हो गए। सो ये वो अफ़गानी हैं जो जब अमेरिकन ने छोड़ कर गए तो इन्होंने ये एक एक्सक्यूज़ है कि हम अफ़गानिस्तान में नहीं रह सकते काबुल में, क्योंकि हम अमेरिकन के साथ काम करते थे, उनके कंपनियों में काम करते थे, चाहे वो अमेरिकन कंपनी थे, चाहे वो जर्मन और इटालियन और यूके कोई भी फॉरनर, हम उनके साथ काम करते थे। और अगर हम काबुल में रहेंगे तो जो तालिबान है वो हमें कत्ल कर देंगे। और इनका ये भी एक्सक्यूज़ था कि कुछ अफ़गानी ऐसे थे जो अमेरिकन के लिए वो तर्जुमानी भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम फॉरनर कंपनीज़ में काम करते तो हमारा रहना काबुल में जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि तालिबान हमें कत्ल कर देंगे। इन्होंने ख़ुद बनाया है। हालांकि अभी जो तालिबान की हुकूमत है 1.5 साल गुजर गया है, तो अभी हमें किसी ऐसे न्यूज़ जो तशद्दुद होगा या ऐसा मसला होगा सामने नहीं आया। लेकिन अफ़गानियों का ये जो एक्सक्यूज़ है ना, इसमें कई महरक़ात हैं जो, क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान के रहने वाली हूँ और मुझे अफ़गानियों का जो मेंटालिटी है मुझे पता है कि इनके एक्सक्यूज़ सारे गलत होते हैं और ये लोग सिर्फ अफ़गानिस्तान से भागना चाहते हैं। और इनका ये होता है हमेशा, हर दौर में कभी कोई अफ़गानी किसी भी रिजीम में खुश नहीं। मतलब जब से मैंने उस संभाला, मैंने ये भी देखा कि जब बादशाह था अफ़गानिस्तान में वो भी लोग खुश नहीं थे। उसके बाद जो बादशाह का जो कज़न था वो टेक ओवर कर दिया, उसने जमहूरियत बना लिया, वो भी खुश नहीं थे। फिर रशिया का जो कम्युनिज़्म था, ऑफ कोर्स कम्युनिज़्म में तो कोई खुश नहीं होता, जैसे हम कम्युनिज़्म में छोड़ के चले गए थे, तो वो भी आया। फिर उसके बाद दौरा आया मुजाहिदीन का, मुजाहिदीन में भी अफ़गानी खुश नहीं थे। उसके बाद जो अमेरिका ने तालिबान जो आए
جو فرسٹ ان کے حکومت تھا ان میں بھی جو کیونکہ طالبان نے کافی ظلم کر دیا، وہ جو پہلے جنریشن تک طالبان کا ابھی تو تھوڑا سا چینج ہو گئے، تو وہ بھی بنتا تھا ان کا کہ افغانیوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، لیکن طالبان بھی تو افغانی ہے، اس پہ بھی اوپر آتی ہوں میں، کیونکہ افغانیوں نے آج تک طالبان کو افغانی سمجھا نہیں اور ڈکلیئر بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ بتا دوں گی میں آپ کو. پھر دوبارہ آتے ہیں کہ جب امریکہ نے وہ 20 سال حکومت کر دیا اور امریکہ کے ساتھ ہندوستان نے بھی اپنی حصہ ڈالا، اور جتنا امریکہ نے افغانستان میں حکومت کر دی اتنی انڈیا میں بھی کر لی. انڈیا میں بھی ہر جگہ افغانستان کے جتنے بھی اسٹیٹ تھے، جو شہر تھے، جو پروونس تھے، انہوں نے اپنا قونصل خانہ بھی کھول دیا، تجارت بھی کر لیا، ان کے اوتھرز بھی کھولے تھے انڈیا کا. اور افغانی جو ہے ابھی تک انڈین کا جو فوڈ ہے نا وہ بھی فالو کر رہے ہیں. بڑا مطلب عجیب غریب سچویشن ہے افغانیوں کے جو لائف اسٹائل ہے بتانے کے، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی رجیم کے ہوتے ہوئے ٹکتے نہیں ہیں. صرف ان کا یہ ڈیسٹینیشن ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ امریکہ پہنچ جائے. اور یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ افغانیوں کا جو ایک سوچ ہے کہ جہاں ڈالر ہے وہاں پہ جانا چاہیے. اگر افغانیوں نے جانا ہے جرمنی، وہاں پہ بھی خوش نہیں ہے. اگر انہوں نے کینیڈا جانا ہے وہاں بھی وہ خوش نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی خوش نہیں. صرف آخری ڈیسٹینیشن جو ہے نا ان کا امریکہ، کہ بس ہمیں امریکہ جانا چاہیے، جیسا تیسا ہمیں امریکہ تک پہنچ جانا چاہیے. یہ جو مجھے بتا رہے تھے یہ صاحب گیسٹ ہاؤس میں، جو بتا رہے تھے کہ وہ افغانی ہے جو امریکن کے بعد یہ ملک چھوڑ دیا انہوں نے. اور یہ پھر جو امریکن کمپنیز ہے، جو سوشل سول سوسائٹی ہے اور این جی اوز ہے، انہوں نے پاکستان میں جو امریکن کمپنی ان کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کر دیا کہ ہم جو افغانی پاکستان میں ہے جو امریکن کے کمپنی میں کام کرتے اور انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے، اور امریکہ کو کہتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی ساتھ لے کے جاؤ. پر امریکہ نے ان کو مختلف کنٹریز میں ان کو تقسیم کر لیا. ان کو البانیہ بھی لے کر گئے، پولینڈ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. وہ مطلب جتنے بھی کنٹریز ہے، یورپین کنٹریز، امریکن کے، ان کے سب کو انہوں نے تقسیم کر دیا. اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں پہ رہیں، ہم جو اپنی درخواستیں دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنی کمپنیز میں، تو ہم اس میں انویسٹیگیشن کریں گے. اگر آپ نے کام کیا ہوگا تو پتہ چلے گا، پھر ہم آپ کو ویزا لینے کے لیے دیں گے اور آپ کو امریکہ بھیج دیں گے. اگر آپ کا جو ڈاکومنٹس ہے وہ صحیح نہیں، پر آپ کو ڈپورٹ کریں گے واپس افغانستان. یہ جو افغانی ہے نا ابھی سقوط کابل کے بعد کے کر رہے ہیں، یہ پورے دنیا میں یہ تقسیم ہو چکے ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ حالات ہے. پاکستان میں جو سول سوسائٹی اور ہمارے این جی اوز ہیں، انہوں نے امریکن کمپنی کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے 2 سال کا کہ یہ افغانی یہاں پہ رہیں گے اسلام آباد میں. اور انہوں نے تقسیم کر دیا اسلام آباد کے پوش علاقوں میں جو گیسٹ ہاؤس ہے. جو ان کا جو خرچہ ہے یہ ہمارے جو سول سوسائٹی ہے نا وہ پے کرتے ہیں امریکن کمپنیوں سے لے کے. تو سول سوسائٹی کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمیشن بھی لیتے ہیں، پروفٹ بھی لیتے ہیں. اور باقی آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو سول سوسائٹیز ہے اور جی این جی اوز ہے وہ کبھی پاکستان کے مفادات میں کام نہیں کرتے ہیں. مجھے اگر کوئی لوگ بلیم کریں گے، یہ سچ کی بات ہے. کوئی سول سوسائٹی پاکستان میں اور این جی اوز پاکستان کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتے. ان کا اپنا مفادات ہوتا ہے کہ ان کو ڈالر چاہیے اور ڈالر میں یہ لوگ اپنا کام چلاتے ہیں. تو افغانیوں کو جو رکھا گیا ہے انہی کے تھرو رکھا گیا ہے. وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اور افغانی جو گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ جو کمپنیز نے سول سوسائٹی کے ساتھ جو انہوں نے اگریمنٹ کیا 2 سال کا، اور افغانی کم از کم 1 سال رہتے ہیں. اس کے بعد وہ دوسرے مختلف کنٹریز میں ان کو جا کے ویزا ملتا ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں جس گیسٹ ہاؤس میں رہتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 4 فیملیز ہیں، ان میں کچھ اٹلی جانا ہے، کچھ انہوں نے UK جانا ہے، اور کچھ انہوں نے جرمنی جانا ہے، اور کچھ آسٹریلیا بھی جانا ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہ ان کے سارا جو خرچہ ہے نا وہ کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 وقت کا کھانا ہم ان کے لیے بناتے ہیں. اب یہ آپ غور کریں اس بات کا. ہمارے پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر جو ان کا اپنا ملک ہے ان کو کھانا پینے نہیں ملتا، اور جو افغانی ان کے اپنا کنٹری بھی نہیں ہے، وہ آرام سے ان کو 3 وقت کا کھانا پکایا ہوا مل جاتا ہے. اور سسٹم کیا ہے؟ جو گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، صبح کا ناشتہ پراٹھا اور انڈا. ان کے جو گیسٹ ہاؤس میں جو امپلائی ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کے کارکن ہیں، وہ جا کے ان کے کمروں تک ان کو ناک کر کے ان کے جو افغانی ان کے بریک فاسٹ لے کر جاتے ہیں. پھر دوپہر کا کھانا
बन जाता है, फिर भी रोटियां बनती है, सालन बनते हैं, चावल बनते हैं, सारा कुछ उनको कमरों में लेकर जाते हैं, रात का खाना भी। और रात के खाने के बाद ये क्या करते हैं, पेट्रोलियों के हिसाब से फिर ये निकलते हैं, क्योंकि जिस एरिया को मैंने बता दिया वो है क्लोज है F7 मरकज़, जो कि F7 मरकज़, हाँ, जो कि जुना सुपर कहला जाता है। तो फिर वो वहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं। वो जो जुना सुपर है वो लगता नहीं कि पाकिस्तान है, वो लगता है कि एक छोटा अफगानिस्तान बना हुआ है। अच्छा, अभी जो ये जो गेस्ट हाउस में रहते हैं उनके लॉन्ड्री भी गेस्ट हाउस वाले करते हैं, और ये एक फैमिली में कम से कम 10-15 लोग रहते हैं, और आराम से बैठ के सारी रात उन्होंने जागना और सुबह सारे दिन उन्होंने सोना। फिर जब फरोग हो जाते खाने पीने से, खाना पीना उनके रूम में पहुंचाया जाता है, बर्तन भी वापस उन लोगों ने जो उनको खाना दिया वापस लेकर आते। सो ये आराम से सारा दिन सोते हैं, आराम से, उनका कोई खर्चा नहीं है। वो शायद वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या कहते हैं, बहुत भी मैं लफ्ज़ में भूल गई हूँ, वीआईपी की तरह वो रहते हैं, बल्कि वीआईपी नहीं, वीआईपी की तरह। अब सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान में जो हालात है, मईशत का हालात है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अगर आपके डिमांड ज़्यादा हो जाता है किसी न किसी चीज़ पे, तो महंगाई तो बढ़ता है। अब पाकिस्तान में जो महंगाई है ना, देखिए ना, पाकिस्तानी हुकूमत जब से हमने वो संभाला कि पहले जब तालिबान थे वो 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में थे। वो जो 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में होता है ना, वो 30 लाख पाकिस्तानी को खाना खाता है। वो अभी फिर 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में है। वो जो आजकल जो मईशत का जो बर्बादी है ना, वो इन्हीं की वजह से है कि अगर सुबह इनके लिए पराठे और अंडे बनता है ब्रेकफास्ट के लिए, तो आता तो महंगा होगा, क्योंकि रोज़ाना इन्होंने खाना है, रोज़ाना इन्होंने अंडे खाना है, और पता नहीं उनके मेन्यू में क्या होगा, मुझे तो नहीं पता ना। मैंने बेसिक जो मुझे दिखाया गया वो मैं आपको बता रही हूँ। और दोपहर का खाना चावल, गोश्त, चिकन, जो वगैरह हमें हमारे पाकिस्तानी की मिलता है। ये वही खाना है जो अफगानी खाते हैं, और हमारे पाकिस्तानी को खाना है। जो 30 लाख अफगानी अभी पाकिस्तान में रहते हैं, क्यों रहते हैं वो लोग? क्यों पाकिस्तान ने उनको रखा है? क्यों सिविल सोसाइटी पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ पाकिस्तानी मईशत का? क्यों अपने बारे में, अपनी जेबों के बारे में सोचते हैं? जैसे कि मैंने कहा, ये जो 30 लाख अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं, वो 30 लाख पाकिस्तानी का खाना खाते हैं। वो हमारे कौन सा ऐसा पाकिस्तानी जो रोज़ाना पराठे और अंडे खाए? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारे जो मिडिल तबका है वो कहाँ से करेंगे? जो तनख्वाहदार वो कहाँ से रोज़ाना आता और अंडे खरीद करेंगे? अगर अफगानियों के लिए रोज़ाना अंडा और आटा बनता है तो इसका मतलब आटा तो मिलेगा नहीं, वो तो कीमत हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। वही ना, जो चीज़ का डिमांड बढ़ता जाएगा, महंगाई उस भी आ जाता है। तो सारा ये जो पाकिस्तानी का जो मईशत है ना, ये अफगानियों ने खाना है, इन्होंने पीना है, और पाकिस्तानी का कोई कदर नहीं करना। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात बताती हूँ मैं। हम हमेशा अफगानियों के ऊपर हमने फूल फेंका है, लेकिन अफगानियों ने क्या किया, हमारे ऊपर पत्थर फेंका गया है। और इस कदर इनकी जो मेंटालिटी है ना पाकिस्तानियों के बारे में, इस कदर इन्होंने पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ इनके जहन में भरा हुआ है। जितना अफगानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, अब यकीन कीजिएगा इतने इंडियन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन और भी बातें हैं कि मैं बातें करूं, लेकिन वक्त के वजह से मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं बात कर सकती हूं। और अल्लाह करे आपके ये वीडियो पसंद आया होगा। एक और आपके बात करना है। देखिए, ये जो मैंने चैनल बनाया ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मेरे चैनल को कामयाब बनाना है। और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये आपके भी चैनल है, लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। सो प्लीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप अपने बहन के चैनल को कामयाब बनाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, और कमेंट भी करें मुझे मैं अपनी जो चैनल है कितना अच्छा बना सकती हूँ, आप मेरे से कितना खुश होंगे। आप अपनी कमेंट्स मुझे आगाह कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।